नमस्कार साथियों। आपने अक्सर टीवियों में देखा होगा कि सुपर हीरो पूरे दुनिया को, अपने शहर के लोगों को कुछ बहुत बड़ी विपदा से बचा लेते हैं। उनके पास एक बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम होता है, चेहरे पर मास्क होता है और तरह तरह की शक्तियाँ होती हैं। लेकिन आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो पहाड़ के रियल लाइफ सुपर हीरो हैं, जिनके बारे में हम किताबों से पढ़ पढ़ कर बड़े हुए और उनके कामों को हमने किताबों में पढ़ा और उनसे आज हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पर्यावरण के लिए, उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज हम मौजूद हैं पद्मश्री अवार्ड विजेता कल्याण सिंह रावत जी के आवास पर उनके साथ। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। आज हम बहुत सारे जो पहाड़ों के ज्वलंत मुद्दे हैं, खासकर जो पर्यावरण से संबंधित हैं, उन पे हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेमोग्राफी से। आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा तूल पकड़ रहा है पहाड़ की राजनीति में कि जो पहाड़ की डेमोग्राफी है, उसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो पहाड़ की पर्यावरण की डेमोग्राफी है, उसके बारे में जो चर्चाओं का बाज़ार है, वो उतना कम नहीं है। हम आए दिन देखते हैं, गुलदार और भालू के आतंक गाँव में बढ़ते जा रहे हैं। तो इस अनेक विषयों पर हम चर्चा करेंगे और क्या है इनके समाधान, वो आज हमें बताएँगे हमारे जो पर्यावरणविद श्री कल्याण सिंह रावत जी हैं। रावत जी, सबसे पहले इनमें क्या समाधान है कि आज के समय पहाड़ों में इतने गुलदार और भालू के आतंक बढ़ते जा रहे हैं? इसके पीछे वन विभाग भी लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी वजह इसके पीछे जो डीप रूट कॉज़ है इसका, उसको आप क्या मानते हैं कि क्या चीज़ हमसे गलती हो रही है कि ये एनकाउंटर ये बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, ये मुद्दा आपने बहुत सही उठाया है और क्या होना चाहिए और क्यों हो रहा है, इसके पीछे हम ही लोग ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि जिस तरह से हिमालय के गाँव खाली होते जा रहे हैं और पूरा डेमोग्राफ़ी बदल गया है, उसी के अनुपात में हमारे जंगलों का भी जो परितंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो बदल चुका है। हुँ। चाहे उसमें ग्लोबल वार्मिंग की बात या जलवायु परिवर्तन की बात करें, वो भी ज़िम्मेदार है और उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार हम लोग हैं जो हमने अपने जंगलों को विकृत बना दिया है। जो हस्तक्षेप हमने लगातार जंगलों के साथ किया, जो खिलवाड़ किया अपने विकास के नाम पर, वो आज हमें यही सब भुगतने के लिए तो हम लोग तैयार हैं कि आज जंगली जानवरों के साथ हमारा संघर्ष बढ़ गया है। आप देखेंगे कि अभी 4 महीने में 71 जो केसेज़ आए हैं कि भालू जो है वो लगातार लोगों पर आक्रमण कर रहा है, कईयों को मार दिया है, कई लोग घायल हैं। उसी प्रकार से गुलदार भी है और गुलदार और भालू को अगर हम छोड़ दें, तो हमारी कृषि को प्रभावित करने वाले, हमारे गाँवों को प्रभावित करने वाले, हमारे पहाड़ के गाँव को पलायन के लिए मजबूर करने वाले 2 जानवर ऐसे हैं, जिससे हम कृषि नहीं कर पा रहे हैं और वो जानवर हैं बंदर और सूअर। इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये 2 मेजर हैं और इन बंदर और सूअर के कारण आज हमने लगभग हमारे पहाड़ के लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया है। क्योंकि अगर कृषि करते हैं, तो बंदर नुकसान पहुँचाते हैं। हुँ। अगर हम रात कहते हैं कि हम ज़मीन के अंदर वाली कृषि करते हैं, जैसे अदरक है, हल्दी, इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, तो सूअर दूसरी तरफ उसको भी नहीं रहने दे रहा है। तो इस प्रकार से हम चारों तरफ की मार झेल रहे हैं और यही कारण है कि आज जंगलों के तरफ से जो लगातार बंदर, सूअर के अलावा जो गुलदार और भालू और बाघ जैसे जानवर जो हैं, आज हमारे लिए आतंक का सबक बन चुके हैं। इसके पीछे हमारे जंगलों की बदलती हुई जो डेमोग्राफी है, हुँ। वो है। हम लोगों ने जिस तरह से जंगलों को निशाना बनाया है, आज देखें कि जंगलों के अंदर घुसपैठ बढ़ गई है। हम रिसोर्ट बना रहे हैं, जंगलों के अंदर हमने सड़कें निकाल दी हैं, जंगलों के अंदर हम लोग एक प्राकृतिक पर्यटन की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार जहाँ जंगल खाली देखे वहाँ हम अपने रिसोर्ट बनाने लग गए हैं। फिर रिसोर्ट तक जाने के लिए सड़क भी चाहिए, पर्यटक जाएंगे तो शोरगुल भी होगा। इस तरह के जो जंगलों के अंदर हम मनुष्य ने जो अपनी आमद बढ़ा दी है, उसका असर जंतुओं पे पड़ा है और जंतुओं अपने को उन जंगलों में असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो जंगलों को छोड़ कर के गाँव की ओर आ रहे हैं और गाँव की तरफ जब आ रहे हैं तो उसका हम लोगों से संघर्ष हो रहा है।
एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो जलवायु परिवर्तन से हमारे जंगलों की जो कई प्रकृति ऐसी है, कई पेड़-पौधे ऐसे हैं जो लुप्त के कगार पे हैं, और वो पेड़-पौधे हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। आप देखें किसी बांज के जंगल में आपका काफल भी होता है, उसमें हिस्सर भी होता है, उसमें मेहल भी होता है, उसमें आपका कलहसोल जैसे लेकर करंजा, इस तरह के जो फलदार झाड़ीदार पेड़ होते हैं, इनमें हमारे जो शाकाहारी जंतु हैं, उनके आवास होते हैं और उनको भोजन भी मिलता है, पक्षियों का आहार भी मिलता है। कई प्रकार की पक्षियाँ जो हैं वो मौसम में आते हैं और यहाँ भोजन उनको मिलता है, यहाँ वो रहते हैं। और जो इन्हीं जंतुओं पर हमारे मांसाहारी जंतु भी जीते हैं। जब शाकाहारियों की संख्या भी ठीक-ठाक होगी, तो मांसाहारी जंतुओं के लिए भी उनको मांस जंगल में मिल जाता है। आज हमने इन जंगलों में पेड़ों को काट करके आज दूसरी प्रजाति के पेड़ यहाँ स्थापित हो गए हैं। मैं बताऊँ, आज जैसे बांज के जंगल हैं, अब बांज के जंगलों के बीच में अब चीड़ आ गया है। अब चीड़ धीरे-धीरे फैल गया, बांज लुप्त होने लगा है। उसके साथ कई प्रजातियाँ भी लुप्त हो गई हैं। अब उस जंगल में आहार का संकट पैदा हो गया, और जब आहार नहीं मिलेगा तो वो जानवर अपने आहार के लिए कहीं न कहीं तो भटकेंगे। अब देखिए, अब सारे वो जो घुरड़ काकड़ हैं जिनको घास मिलती थी, अब जंगलों में आग लग गई, घास खत्म हो गई। जंगलों में दूसरी प्रकार के लेंटाना है, गाजर घास है, काला बाँस है, इस प्रकार की झाड़ियाँ पैदा होगी। क्या खाएँगे वो जानवर? इसलिए वो हमारे खेतों की तरफ बढ़ते हैं, हमारे गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके पीछे-पीछे मांसाहारी जंतु भी जा रहे हैं। अब मांसाहारी जंतु जब हमारे करीब पहुँच जाएँगे, तो मानव और वन्यजीव संघर्ष होगा ही होगा। और उसी का कारण है कि आज जो भालू हैं, बाघ हैं, ये हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। लगातार हमको रास्ते में मिल जा रहे हैं। लगातार वो कहीं हमको अपना निवाला बना दे रहे हैं। तो ये संघर्ष चल रहा है। और एक बड़ा कारण ये है कि इन जंगलों में जो इस प्रकार के जो बाहरी विदेशी घासों का जो साम्राज्य फैल गया है, उस साम्राज्य के कारण ये जंगल जो हैं, ये विकृत हो चुके हैं। अब कुछ रहा नहीं उनमें। आप देखिए, राजाजी नेशनल पार्क में सारा लेंटाना फैला हुआ है। हाथी उन लेंटानों को पार नहीं कर पा रहा है। उन्हीं लेंटाने की झाड़ियों में फँसा हुआ है। लेंटाना वो खा नहीं सकता है। अब वो कहाँ जाएगा? वो अब साँस लेने के लिए वो खुली सड़कों पे पहुँचा हुआ है, अपना परिवार लेकर के। और वहाँ जब हम लोग आज उन सड़कों पर हमारी गाड़ियाँ जब चल रही हैं, तो रास्ते में खड़ा है। मानव जीव संघर्ष वहाँ पर हो रहा है। वो क्रोध में है कि इन लोगों ने मेरा आवास बिगाड़ा है। मेरे पास आहार नहीं है। पानी के स्रोत हम सारे गाँवों में ले आए हैं। अब जंगलों में कहीं पानी का स्रोत नहीं है, क्या पिएँगे वो जानवर? कहाँ जाएँगे पानी पीने के लिए? पानी पीने के लिए हमारे गाँव में आएँगे, और हमें उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। ये सारा जो जंगलों का जो प्राकृतिक जो स्वरूप बदल चुका है, परितंत्र बदल चुका है, हमारे लाभदायक जो जंगल थे, उनके जगह पर दूसरे जातियों ने जो वहाँ पर पदार्पण कर लिया है, यही कारण है कि आज जंगल में रहने वाले जीवों के लिए उपयुक्त न तो आवास मिल पा रहा है और न उपयुक्त चारा मिल पा रहा है। और इसीलिए इस चारा, पानी और अपने आवास की तलाश में वो गाँव की तरफ भाग रहे हैं, और उनको पता नहीं कि हम कहाँ पहुँचे, क्योंकि झाड़ियाँ गाँव तक पहुँच चुकी हैं। आप देखिए, पूरा गाँव के चारों तरफ लेंटाना फैला है, काला बाँस फैला हुआ है ना? उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ पहुँच गया। पता लगता है कि वो मैं तो गाँव के नज़दीक पहुँच गया। फिर वहाँ पर जब कोई मनुष्य उसको दिखाई देगा, तो भयभीत तो होगा ही, वो आक्रमण करेगा। तो ये आक्रमण लगातार बढ़ रहा है, और जलवायु परिवर्तन का भी इन जंगलों पर बड़ा असर पड़ रहा है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने जंगलों के आस-पास जो है, वो कूड़े घर बना दिए हैं, है ना? हम प्लास्टिक के चीज़ों पर अपना गंदगी, ये जो हमारे अपने घर का जो मटेरियल है, खाने-पीने की चीज़ें हैं, ये फेंक दे रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि उन जानवरों को लगता है कि जंगल में तो कुछ है नहीं। वो उन कूड़े के घेरों के आस-पास जो है मंडरा रहे हैं, और वो अपनी भोजन के तलाश में हैं, और वहीं वो हम लोगों से हमला बोल जा रहे हैं। हम लोगों को जो ये है, ये मानव जीव संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भी हमारी बहुत एक जो हमारा व्यवहार बदल चुका है, हमारे लोगों के जो व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है कि हम जंगलों के आस-पास जो कूड़े का ढेर लगा रहे हैं, तो उससे भी जो है जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। और ये हिमालय की जो सारी हमारी प्रकृति है, ये लगातार अंग्रेज़ों के समय से बदलती जा रही है। आप देखें ना, अंग्रेज़ लाए थे यहाँ, चीड़ के पेड़ लाए थे। वो लाए थे कि हम यहाँ रह कर के कुछ कमाएँगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है यहाँ
व्यापार करेंगे, कुछ कमाएँगे। जब हमारे पहाड़ों की तरफ आए, जब उनका यहाँ पर हमारे गढ़वाल में उनका पदार्पण हुआ 1815 के बाद, तो उसके बाद जो है ये उन्होंने कहा ये बांज के जंगल सारे उत्तराखंड पूरा बांज के जंगल से भरा हुआ था। इसको हरित प्रदेश कहा जाता था, है ना? अरण्य प्रदेश, खूबसूरत जंगल थे, बड़े-बड़े बुग्याल थे। हमारे पास क्या नहीं था? हम बहुत संपन्न थे उस समय, पानी के बड़े-बड़े स्रोत थे। और ये अंग्रेज आए, इन्होंने कहा नहीं, ये बांज के पेड़ तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। इन जंगलों को हम किसी दूसरे रूप में प्रयोग करेंगे। उन्होंने बांज के जंगलों को काट करके कोयला बनाया और नैनीताल, रानीखेत और मसूरी जैसे जगहों पर इन्होंने अपने लिए आग तापने की व्यवस्था की। और जैसे-जैसे हमारे बांज के जंगल कटते हुए खाली होते गए, वहाँ चीड़ के बीज आकर के पनपने लगे और धीरे-धीरे बांज के जंगल चीड़ के जंगलों में बदलने लगे। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने भी ये काम और आगे बढ़ाया। वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से चीड़ के बीज ले आए। उन्होंने पूरी कुमाऊँ से लेकर गढ़वाल की पहाड़ियों में चीड़ के बीजों को बोया। वो जानते थे कि जब हम चीड़ बोएँगे, चीड़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत जल्दी बड़ा पेड़ बन जाता है। 12 साल के बाद लगभग वो अपना लिसा देने लगता है, रेजिन बोलते हैं, वो देना लगता है। अब लिसा जब निकलेगा तो लिसा का भाव बहुत तेज़ है। वो ठेके पड़ेंगे बड़े-बड़े जंगलों के और उसके बाद वो जब ठेकेदार को लिसा मिलेगा, वो बेचेंगे तो बड़ी आमदनी होगी, क्योंकि लिसे से बिरोजा बनता है, लिसे से तारपीन का तेल बनता है, बहुत चीज़ें बनती हैं। तो एक चीड़ का जंगल वो उनके लिए दुधारू गाय जैसा हो गया कि चीड़ का जंगल होगा, टिम्बर भी मिलेगा हमको। रेलवे लाइन को बिछाने के लिए बड़े-बड़े स्लीपर चाहिए थे, तो बाँध से तो बनते नहीं हैं। चीड़ के जंगल तुरंत बड़े खड़े हो गए और उनसे टिम्बर भी मिलने लगा। उन्होंने नदियों में बहा करके टिम्बर ला करके आपके टनकपुर से लेकर आपका कोटद्वार, भाबर से लेकर और ऋषिकेश तक पूरे जंगलों का सफाया किया। इधर जंगलों का ठेका दिया, लिसा निकला, लिसे से उन्होंने खूब ठेका से पैसा कमाया। लिसे से बड़े-बड़े उद्योग, छोटे-छोटे उद्योग लगे और टारपीन बनने लगा, बिरोजा बनने लगा। उन्होंने मालामाल हो गए। और इस प्रकार से ये जंगल धीरे-धीरे हमारे प्राकृतिक जो बांज के जंगल थे, वो चीड़ के जंगलों में तब्दील हो गए। और उसका बाद एक और कहानी आई, वो आई 1980 में। 1980 में भारत सरकार ने एक नया एक्ट लाई और उसमें ये कहा कि 1000 मीटर से ऊपर के जंगलों पर प्रतिबंध लग गया। आप कोई भी पेड़ नहीं काट सकते हैं। मतलब हरित पेड़ों पर के पातन पर रोक लग गई और 10 साल के लिए 1980 में। और ये 3 राज्य थे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन पर था। तो 1000 मीटर से ऊपर जो है पेड़ नहीं कटेंगे और 10 साल के लिए प्रतिबंध लग गया। लेकिन ये प्रतिबंध 10 साल नहीं, आज तक लगा हुआ है। और आज तक इसलिए लगा था कि जंगल बढ़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जंगल बढ़े नहीं हैं, कम हुए हैं और जंगल जो बने हैं वो विकृत हो गए हैं। क्योंकि 1000 मीटर से ऊपर 95% चीड़ के जंगल है और वही चीड़ आज वन विभाग लिसा नहीं निकाल रहा है, वो नहीं कमा रहा है उनसे पैसे, ना हम उनसे टिम्बर बना रहे हैं। बड़े-बड़े जंगल जो हैं बूढ़े हो गए हैं, वो पेड़ किसी काम के नहीं। आज हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया कह रही है कि 3 बिलियन टन कार्बन स्टॉक करना है। कौन करेगा स्टॉक? ये पेड़-पौधे करेंगे, लेकिन ये बूढ़े पेड़ नहीं करेंगे, ये नहीं करते हैं कार्बन स्टॉक। तो ये किस काम के? ना हम उनसे टिम्बर ले पा रहे हैं, ना अब लिसा ने ले पा रहे हैं और वो पेड़ खाली खड़े हैं। हम कह रहे हैं इन चीड़ के जंगलों का वैज्ञानिक प्रबंधन कीजिए। इनका जो प्रतिबंध लगा है, अगर आप और पेड़ों को हटा दें, केवल चीड़ से प्रतिबंध हटा दें और चीड़ के पेड़ों को काटने की इजाज़त दे दें, उनकी जगह पर ये हमारे बांज के जंगलों को डेवलप करें और बांज के जंगलों में जहाँ चीड़ जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। ये जो लकड़ी निकलती है इस वैज्ञानिक प्रबंधन से जो चीड़ की जंगली लकड़ी निकलती है, इस लकड़ी को गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए दिया जाए। हम लकड़ी के मकान बनाएँगे ना, हम लेंटर के मकान क्यों बनाएँगे? हम हिमालय के रहने वाले लोग हैं, यहाँ तो भूकंप आएगा। ये तो सारा टाइप 5 में है। टाइप 5 में है, कभी भी 7 और 8 का भूकंप यहाँ आ सकता है। तो हम लेंटर के मकान बना करके आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी आपदा में डाल रहे हैं। हम हिमालय के लोग हैं, अगर हमारा हिमालय इतना संवेदनशील है, तो हमें उसी के अनुरूप यहाँ मकान बनाने चाहिए, यानी हमारे हल्के मकान हों, लकड़ी के मकान हों। और जब हम लकड़ी मिलेगी, तो हम लकड़ी के मकान बनाएँगे, जंगलेदार मकान बनाएँगे, अच्छे खूबसूरत मकान बनाएँगे, तो हम होम स्टे भी खोलेंगे। होम स्टे भी हमारा आगे चलेगा
और इस लकड़ी का उपयोग हम करेंगे। और दूसरी तरफ आप अगर इसका प्रतिबंध हटा देते हैं तो सरकार उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करे। जैसे अंग्रेजों ने लीसा निकाला, तुम भी निकालिए, तुम्हारा राजस्व बढ़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से हमारा राजस्व भी बढ़ेगा, हमारे गांव सुंदर भी बनेंगे। और जो है ये चीड़ पर जो लगने वाली आग है, जब सारे गर्मियों में सारे जंगल जब जलते हैं तो जितना कार्बन निकलता है, ये कारा कार्बन हिमालय पर जा रहा है और हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अगर ये तेजी से पिघल रहे हैं, आजकल देखिए कि दिसंबर का महीना है, पूरा हिमालय काला दिखाई दे रहा है, सारे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। एक दिन ये हमारी जो 12 नदी तंत्र जो हिमालय से निकलती हैं, ये कहीं मृत प्राय न हो जाए, तब न तो हम बिजली पैदा कर सकेंगे न कुछ कर सकेंगे। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम इस तरह की जो समस्याएं हैं इनका निराकरण कैसे हो। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर बैठे हैं, आईएफएस बैठे हैं, ये कम से कम सोचे तो सही इस तरफ कि हम किस तरह से काम करें। रावत जी, जैसे एक वर्तमान समय में सरकार की भी एक मजबूरी है कि उनको रोज़गार पैदा करना है, तो कहीं न कहीं एक टूरिज़्म उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा एक आय का ज़रिया भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें थोड़ा बहुत वर्तमान समय के हिसाब से ज़रूरत है। तो जैसे आप बता रहे थे कि जंगलों में इंसानों का हस्तक्षेप बढ़ गया है, चाहे कोई रिज़ॉर्ट वहाँ पे बना रहा है, तो इसका कुछ अल्टरनेटिव है। जैसे हमारे पास कहीं रूरल टूरिज़्म के भी एक बहुत रूरल टूरिज़्म भी एक ऑप्शन है। तो उस रूरल टूरिज़्म को हम कैसे विकसित कर सकते हैं? मतलब जहाँ पे हम जंगलों से लाई हुई चीज़ों से कंस्ट्रक्शन करें, उस चीज़ को कैसे विकसित किया जा सकता है? ये देखिए आप, इसके बहुत विकल्प हैं। हम टूरिज्म से बहुत कुछ कमा सकते हैं और बहुत बड़ा रोजगार दे सकते हैं, बशर्ते हम इको फ्रेंडली टूरिज्म को अपनाएं। इको फ्रेंडली का मतलब हम जंगल से बिना छेड़छाड़ किए और ये देखें कि इस जंगल की प्रकृति क्या है, उसी के अनुरूप हम वहाँ पर टूरिज्म को विकसित करें। हम पानी से छेड़छाड़ न करें, हम जंगल से छेड़छाड़ न करें, हम ऊपर हिमालय की तरफ ज़्यादा पर्यटन को ज़्यादा विकसित न करें, क्योंकि आज हिमालय को अगर हम ज़्यादा लोगों से भर देंगे तो हिमालय पर खतरा पैदा हो जाएगा। अब देखिए 50 लाख और 40 लाख करीब जो है हर साल जो है पर्यटक बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, पूरा टाउनशिप वहाँ बन चुका है। अब उसको बनाने में उसका इस हिमालय पर कितना असर पड़ रहा होगा, इतने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उसका हिमालय पर कितना असर पड़ रहा होगा। हमें आने वाले समय में जीवन को बचाना है, है ना? हम अगर जंगल रहेंगे तभी जीवन रहेगा, इसलिए जंगल के एक एक पौधे को बचाने की बात होनी चाहिए। टूरिज्म के लिए हमारे पास क्या नहीं, गार्ड हैं, गधेरे हैं, झरने हैं, नदियां हैं, आज रिवर राफ्टिंग चल रहा है, बड़े बड़े साहसिक कार्यक्रम जो लोग स्थापित कर रहे हैं, ये भी तो एक टूरिज्म का अंग है। हम प्रकृति को निहारने के लिए ऐसे जंगलों को बनाएं कि आप जाएं वहां शांतिपूर्वक जाएं, है ना? आप देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ से अलावा जो हमारे पंच केदार हैं, रुद्रनाथ और तुंगनाथ जैसे बड़े बड़े बुग्याल हैं, अब वहाँ ऐसे पर्यटक जा रहे हैं जो वहाँ शोरगुल कर रहे हैं, वहाँ की धार्मिक उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसको तो रोका जाना चाहिए ना। हम कहते हैं टूरिज्म हमारा इस तरह से हम बढ़ाएं कि जगह जगह जो है हम कुछ दूसरे प्रकार के इको फ्रेंडली टूरिज्म को डेवलप करें, है ना? गाँव में जाएं, हम गाँव में क्यों नहीं ले जा रहे हैं उनको? विलेज टूरिज्म को डेवलप दीजिए, वहाँ आप जैविक उगाइए, गाँव में उन लोगों को ले जाइए, आसपास के जंगलों में उनको घुमाइए। आप अंदर जंगल के अंदर मत जाइए ना, जंगल का कुछ क्षेत्र जो है जानवरों को रहने दीजिए, है ना? जंगलों में आप जो है पिकनिक मनाने को मना कर दीजिए। पर्यटक जा रहे हैं वहाँ, कैंप फायर कर रहे हैं, आग छोड़ करके चले जाते हैं, उसके बाद वो आग भड़क जाती है और पूरे जंगलों में लग जाती है। और एक जंगल की जब आग लगती है तो केवल जंगल नहीं जलता है, बल्कि वहाँ की पूरी जो बायोडायवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है और सारे जीव जंतु उसमें भस्म हो जाते हैं। एक जो भोजन तंत्र चल रहा है उस जीवन वो टूट जाता है और उससे कई जातियां लुप्त हो जाती हैं। ये एक सिस्टम है। तो इस तरह से हमारे पास जो है टूरिज्म के बहुत बड़े आयाम हैं, है ना? हमारे पास चीड़ के जंगल हैं, हमारे पास देवदार के जंगल हैं, हमारे पास मिश्रित जंगल है, हमारे पास बांज के जंगल है। इस प्रकार से अलग अलग जंगलों की प्रकृति के अनुसार हम अलग अलग प्रकार का टूरिज्म डेवलप करें और हिमालय में जो टूरिज्म आए उसको आध्यात्म से जोड़ा जाना चाहिए। हम इस प्रकार के बाहर की जो सभ्यता है, बाहर का जो टूरिज्म है, उसको हिमालय में स्थापित न करें। हम यहाँ की संस्कृति को संरक्षण देते हुए उस टूरिज्म को हम यहाँ डेवलप करें कि लोग यहाँ आएँ
हमारी पारंपरिक जो हमारी संस्कृति है, हमारी यहाँ की जो परंपरा है, उसका सम्मान करें। इस प्रकार का टूरिज़्म यहाँ डेवलप करें। तो यहाँ टूरिज़्म की कोई कमी नहीं है। हम इसको एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में ला सकते हैं। रावत जी, मेरा एक सवाल और था, जैसे कि 1972 का जो वन अधिनियम है, उसमें मतलब कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके जिनके शिकार में प्रतिबंध है, तो उसमें से बाघ और भालू ये भी उस श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब हम एक समय देखते हैं कि बाघ आदमखोर हो गया है, तो उसको एक गोली मारने के अलावा तो कोई और चारा है नहीं वन विभाग के पास भी, स्थानीय लोगों का जो आक्रोश होता है उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये बाघ मारने के एक परमानेंट सॉल्यूशन है, इसका कोई ऐसा कुछ ठोस सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे हमारे पुराने लोगों ने क्षेत्रपाल देवता, सिंह भैरव देवता इनकी स्थापना की थी। तो कुछ इस तरह से मतलब जो लोग भावनाओं से जोड़कर हम प्रकृति का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जानवर है, हुँ, वो मनुष्य है। मनुष्य। उससे आगे कोई हुँ, नहीं। हुँ, मैं समझता हूँ बाघ और शेर भी अगर मनुष्य आदमी के पर आक्रमण करता है, हुँ, तो कई बार सोचता होगा हुँ, कि मैं इस आदमी को हरा नहीं सकता हूँ। हुँ, लेकिन वो तब आक्रमण करता है, जब उसके लगता है कि मुझे भी अब मेरी ज़िंदगी को खतरा पैदा हो गया। हुँ, तो खतरा हम लोग हैं ना, हुँ, हमने पैदा किया है। जी, वो क्यों आक्रमण करता है? तो हम उस तरह की स्थितियों को पैदा ना करें, है हुँ, ना? हुँ, हम जानवरों के आवास में अगर हम घुस रहे हैं, हुँ, तो आक्रमण होगा हम पर। जी, हम उसके आहार को छीन रहे हैं, तो वो आक्रमण करेगा हम पर। जी, तो ये हम ये सिर्फ़ बात कर रहे हैं कि हम इस तरह का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार का विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जिसमें जानवर भी खुश सुखी रहें और हुँ, हम भी सुखी रहें। आपने हुँ, देखा होगा इससे पहले भी आपका दुगड्डा में बाघ लगा था, रुद्रप्रयाग का बाघ लगा था, कुमाऊँ में बाघ लगा था, आपका तो उधर चंपावत में बाघ लगे थे और वहाँ 400 कुछ लोगों को उसने निवाला बनाया था। हुँ, वो एक ऐसी स्टडी थी, वो ऐसा ऐसा अवसर था कि एक ही बाघ था हुँ, और वो उसका उसका व्यवहार बदल गया हुँ, था और वो लगातार अन्य जानवरों को छोड़ करके वो मनुष्य पर अटैक करने लगा था। हुँ, ऐसा हुआ है। लेकिन जिस तरह की समस्याएँ इस समय उत्तराखंड में पैदा हो रही हैं हुँ, कि यहाँ तो भालू भी आतंक का, बाघ का भी है, गुलदार का भी है, हुँ, यानी सारे जानवर जो हैं, वो मनुष्य पे अटैक क्यों करने लगे हैं? हुँ, इसका मतलब कहीं न कहीं उन सबको ये लग रहा है कि ये मनुष्य हमारे लिए खतरनाक बन गया है ना? हुँ, और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। हुँ, इन इन जानवरों का सामूहिक रूप से हम पर अटैक करना, ये ये संकेत देता है कि उसकी हम गलत अब चीज़। प्रकृति के हुँ, लिए हम खतरनाक बन चुके हैं हुँ, और वो हम पर रोक लगा रहे हैं। हुँ, ये जीव-जंतुओं के अंदर भी तो भगवान का रूप है जो आप जी, कह रहे हैं, जी, है ना? जी, ये सब समझते हैं, ये हमसे हुँ, ज़्यादा संवेदनशील है। हुँ, भूकंप आता है सबसे पहले ये जंतु पता कर लेते हैं हुँ, कि भूकंप आने वाला है, सूअर दौड़ने लगते हैं, हुँ, है ना? हुँ, उतना संवेदनशील हम तो नहीं हैं। जी, लेकिन इन जंतुओं के को प्रकृति परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब इनको पता है और हुँ, इसी अनुसार ही अपना व्यवहार करते हैं। अभी देखिए, आपके रुद्रप्रयाग के जंगलों में मोर चले गया, हुँ, जो मोगल भाबर में रहता था, वो वहाँ पहुँच गया। हाँ, बहुत आपका जो सूअर है, वो नीचे जंगलों में रहता है, हुँ, वो बैदनी बुग्याल में पहुँच गया। अच्छा, अब आप बताइए बैदनी बुग्याल में अगर सूअर पहुँच गया, क्या करेगा? वो वहाँ हुँ, जड़ी-बूटियों को खाएगा, हुँ, हल लगाएगा पूरा, हुँ, है ना? हुँ, पूरी ज़मीन को खोदेगा, तब हुँ, क्या होगा? पूरे हिमालय से इरोजन शुरू हो जाएगा, भूस्खलन हुँ, शुरू हो जाएगा। तब हुँ, हम ना बुग्यालों को बचा पाएँगे और ना उससे आने वाली आपदा से हम प्रभावित होंगे। तो ये हुँ, सब कुछ है। अब देखिए आपका सुंदर ढूँगा में कहे थे कि वहाँ बाघ पहुँच गया। अरे बाघ तो हुँ, नीचे रहता है नीचे, वहाँ बाघ तो वहाँ गुलदार रहता है, स्नो लेपर्ड रहता है। हाँ, बाघ वहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब उसके लिए अब वहाँ तक भी जलवायु जो है, वो माफ़िक होने लगी है अटैक ना? कर रहा हो। इतना जलवायु हुँ, परिवर्तन हो गया है। हुँ, अब जब वो नई जगह पर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा? वो आवास उसको नया रास्ता है, नया हुँ, जगह है ना? तो वो अचानक आदमी भी उसको मिल जाएगा, हुँ, उसमें जाए तो संघर्ष तो होगा ही हुँ, होगा। अब आप देखिए जड़ी-बूटियाँ हैं, पूरा बुग्यालों में जड़ी-बूटियाँ भरी पड़ी हैं। हुँ, अब जड़ी-बूटियाँ क्या हैं कि जड़ी-बूटियों के बुग्यालों में जो जड़ी-बूटियाँ हैं, बहुत ही कहेंगे बहुमूल्य होती हुँ, है ना? अब उन पे भी संकट आ रखा वहाँ। वो क्या? एक तो अब सूअर आ गया, वो हुँ, संकट अलग है। हुँ, अब उस बुग्यालों के आस-पास जो ग्लेशियर थे, जिन ग्लेशियरों की ठंड से उन बुग्यालों की वनस्पतियों को एक जलवायु मिलती थी, हुँ, अब वो ग्लेशियर तो पिघल गए। हुँ, अब वो जो बुग्याल हैं, उनको अब वो ऐसी जलवायु नहीं मिल पाएगी ना, जो ठंड की जलवायु थी, नहीं मिल पा रही। हुँ, अब क्या होगा? वो अपने को सर्वाइव करने के लिए या तो पीछे की तरफ खिसकेंगे हुँ, और पीछे नहीं खिसक पाएँगे तो क्या होंगे? मृतप्राय हो जाएँगे।
आज देखिए प्रत्येक दिन 26 प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो इस तरह से ये जितना तेजी से जो परिवर्तन आ रहा है, जितनी तेजी से ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना प्रदूषण हो रहा है, आने वाले 10-20 साल हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। तो ये हमें देखना होगा और इसी के अनुसार हम कह रहे हैं हमें विकास चाहिए। विकास कौन नहीं चाहता है, लेकिन हमारा विकास भी तो किसी सीमा तक हो। हम विकास के नाम पर केवल प्रकृति को विनाश क्यों कर रहे हैं? हम इस तरह का विकास करें जिसमें प्रकृति का विनाश न हो, है ना? मिलजुल कर रहने के अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। हम देखें कि हमारे व्यवहार में अगर इस तरह हो रहा है, ये प्रकृति को माफिक नहीं है, तो हम उस तरह का व्यवहार न करें। यही तो सारे हैं। तो हमें तो पहले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, तभी जाके हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। मतलब उपभोक्तावाद जो आप कह रहे हो, मनुष्य का जो नेचर बन चुका है उपभोक्तावाद का। अच्छा, और रावत जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था, जैसे सीधा सवाल है कि आज सड़क के चौड़ीकरण हो गए, पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है कि वृक्षों की अत्यधिक कटाई हो गई है। शायद जो मुझे लगता है कि इतना आवश्यक भी नहीं था कि वो कटाइयाँ हो। फिर हम देखते हैं कि ये जो अभी हर्षिल का भी मुद्दा आया था, जहाँ 65 पेड़ कट रहे हैं, तो ये पुराने लोग जो हमारे थे, जैसे जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरुआत की हमारे यहाँ से, राज्य से, जो पूरे देश विदेश में एक क्या कहते हैं उसको, पूरे देश विदेश में जिसने लोगों को जगाने का काम किया कि प्रकृति के प्रति हमें थोड़ा संवेदनशील होना है। तो अभी ऐसा क्या हो गया है कि इस समय इतना सोशल मीडिया है, इतना सब कुछ, मतलब खबरों के सूचनाओं के इतने सारे स्रोत हैं, उसके बावजूद भी एक नया चिपको आंदोलन हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारी जो इस ये वाली पीढ़ी है, वो एक ऐसा नया आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही है जहाँ पे सरकार भी पेड़ों को छेड़ने से पहले 10 बार सोचे कि यार नहीं कोई है, मतलब जो हमें ये काम करने से रोकेगा। एक ऐसा आंदोलन अब यहाँ पर क्यों पैदा नहीं हो पा रही? ये थोड़ा-सा इस पर हमें देखना पड़ेगा कि आज हम उपभोक्तावादी ज़्यादा बन गए हैं और दूसरा शिक्षा का अभाव। हम कह रहे हैं आज टेक्नोलॉजी है, एआई हमारे पास है, हमें तो और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम उतने पंगु बन चुके हैं। हर आदमी के हाथ पे मोबाइल है और मोबाइल हर किसी को जोड़ता है, लेकिन हम मानसिक रूप से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे आपसी जो संबंध हैं वो क्षीण हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम दूर से लोगों से, पूरी दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन न तो हम अपने जंगल से जुड़ पाए, न अपने समाज से जुड़ पा रहे हैं, न अपने रिश्तेदारों से जुड़ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब एकता नहीं होगी तो आवाज़ भी कहाँ से उठेगी? चिपको आंदोलन उठा था, महिलाओं की ताकत थी, महिलाओं के गांव उजड़ रहे थे, महिलाओं की समस्याएं सामने आ रही थी। गौरा देवी ने कहा था कि ये जंगल हमारे मायके हैं और मायका उजड़ रहा है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। आज कितने मायके उजड़ गए, लेकिन कैसी आवाज़ आई? आप देखिए अभी भागीरथी घाटी में कुछ महिलाओं ने और हमारे सुरेश भाई ने वहाँ पर कुछ आवाज़ उठाई। जब 6000 पेड़ कट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये पेड़ रक्षा सूत्र बांध करके उन्होंने किया था कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों ने उनका साथ दिया? क्योंकि अधिकांश आजकल लोग जो हैं वो अब हमारे, जिनको हम अपना नेता कहते हैं, जिनको हम अपना ये कहते हैं कि हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वही भ्रष्ट हो गए। उन्हीं के प्राश्रय में जो हैं बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े माफिया सब लोग काम कर रहे हैं, है ना? तो ये जो सारे जो जंगल कट रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, साहब नहीं जबरदस्ती सड़क को चौड़ी करना है। अरे उस सड़क को ठीक बनाइए ना। आपका ये अभी 4 धाम यात्रा जो रोड बनी थी, ठीक थी, वो चौड़ी बनी तो हम लोगों को जाने के लिए वो मिला, लेकिन जब उसको काटा गया, उसको बनाया गया ना, तो उसमें मानक उसमें नहीं किए गए। पहले हमारे पास एक सिरोबगड़ था जो लगातार कभी कभी बंद हो जाया करता था और हमें कई दिन तक भी वहाँ पर आना जाना बंद हो जाता था। आज इस यात्रा के द्वारा जब कहा था कि ऑल वेदर का मतलब हर वेदर में ये रोड खुली मिलेगी, है ना? अब आप इसी पिछले वो समय देखिए कि गौचर के पास कमेड़ा में, नंदप्रयाग में, न मालूम कितने जगह कई सिरोबगड़ पैदा हो गए, है ना? तो ये कैसा विकास है हमारा? कितने 40,000 कई पेड़ों को हमने बलि दे दी। वो पेड़ जो कई सालों से खड़े हो रखे थे, है ना? और उसकी जगह पर हम पेड़ नहीं लगा पाए। हर साल हम कह रहे हैं कि साहब एक पेड़ कटेगा, हम 10 पेड़ लगाएंगे। कहाँ है वो 10 पेड़?
आपने जब इतनी पूरी ऑल वेदर रोड बनाई, जितने पेड़ कटे थे वो लगे हैं कहाँ हैं? बताइए तो सही कहाँ हैं वो? आप तुम्हारी सरकार, खुद तुम्हारी सरकार कह रही है कि जंगल बढ़े नहीं हैं, घटे हैं। 250 वर्ग किलोमीटर ये यहाँ पर उत्तराखंड के जंगल घटे हैं। हर साल हजारों पेड़ों का वनीकरण हो रहा है। कहाँ है वो पेड़? इसका मतलब ये है कि हम पेड़ लगाने के बारे में तो पीछे हट गए हैं और काटने के बारे में आगे हैं। हमें विकास चाहिए, हमें सड़क चौड़ी चाहिए, हमारी कारें घूमती रहें और प्रदूषण हम करते रहें और जंगल की हमें परवाह न हो, ये नहीं चल सकता है। और जो आप कह रहे थे कि ये आंदोलन खड़े नहीं हुए, इसमें ये है कि जिस तरह से आप कह रहे थे पहले, कि आपने कहा था कि डेमोग्राफी बदल गई है। जब गांव खाली हो गए, 4 लोग गांव में किसी गांव में रह रखे हैं, उनकी आवाज़ कहाँ होगी? वो कहाँ कैसे एक हो जाएँगे? किस तरह से हो जाएँगे? आप कह रहे हैं पौड़ी में बाग लग गया, कितने लगे? कितने लोग खड़े हुए, है ना? केवल उस जगह के, उस गाँव के लोग आ गए, उन्होंने कहा साहब हमारा ये हो गया, लेकिन पूरा सब लोग उद्वेलित नहीं हुए ना, सब लोग नहीं। तो यही है कि आज हम एकाकीपन पर चल रहे हैं। हमें पर्यावरण की चिंता ज नहीं, विकास की चिंता जो है, और विकास की चिंता इसलिए है कि विकास में हमें पैसा कमाना है। रावत जी, जैसे बहुत बार हम जैसे जंगल कट रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तो जैसे बाँस से जंगल कट रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तो बाँस के उसके बाद लोग हमें कहते हैं कि कुछ नहीं होगा भाई, बाँस से जंगल कट रहे हैं, है ना? सरकार मिली हुई है या कुछ भी उनकी तरफ से, मतलब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी इस तरह का एक अ, मतलब हताशापन नज़र आता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता ये। और हमें मतलब बाँस के जंगल या जो इस तरह के जो जंगल है जिनकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, उन जंगलों को बचाने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, हमारा उत्तराखंड पहले से ही इसको अरण्य प्रदेश कहा जाता था। आप केदारखंड में आपने उसको पढ़ा होगा, स्कंद पुराण में हमारा कुमाऊं को मानस खंड कहते हैं और इसको कुछ केदारखंड कहते हैं। इतने घने जंगल हमारे पास थे कि ऋषि मुनि इन जंगलों में ही रहते थे। हिमालय पर जाने की किसी की ताकत नहीं थी। आपका चरक जैसे ऋषि, जिन्होंने आयुर्वेद पर किया, वहाँ पर चरक में रहते थे, घोड़दार के ऊपर एक जगह है, वहाँ उन्होंने आश्रम था। आपका धन्वंतरी का यहाँ पर धौंतरी में आश्रम था। आपका बैद्यनाथ का वह कुमाऊं में आश्रम था। हिमालय की जड़ी बूटियों से ये सारा वो करते थे। पूरा जंगल था हमारे पास। लेकिन बांज के जंगल, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अंग्रेज यहाँ आए और इसके बाद यहाँ जब वो गए, तो उन्होंने हमको 2 चीज़ छोड़ी। उन्होंने कहा ये मैकाले की शिक्षा नीति में यही है। आज हम कहते हैं मैकाला क्यों, मैकाले की शिक्षा नीति क्या थी? वो हमें बर्बाद करने की ताकत थी। और उसने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी थी कि पिताजी, भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन यहाँ के लोग मानसिक रूप से हमेशा गुलाम रहेंगे। और वही हुआ। आज देखिए, हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल खाली हो गए, सारे पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी के स्कूल सब तनातन चल रहे हैं। सबको अंग्रेजी चाहिए, अपनी बोली भाषा से हम किनारे हो गए, है ना? और दूसरी हमारी, यानी हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है। हम खुद अभी भी गुलाम हैं। हम अंग्रेजी जो आदमी बोलेगा, हम कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन कोई अपनी गढ़वाली में बात कर ले, कहेगा ये चाहे बेकार आदमी। इतनी मानसिकता हमारी अभी भी गुलामी की है। और दूसरी तरफ अंग्रेजों एक चीज और छोड़ गए, यहाँ की प्रकृति। उन्होंने संस्कृति को इस तरह से विकृत कर दिया और प्रकृति को क्या किया, यहाँ बांध के जंगलों को काट करके चीड़ के जंगल फैला करके वो गए। और उन्होंने कहा ये अब प्राकृतिक रूप से भी क्या रहेंगे, गुलाम रहेंगे। और आज देखिए, सारे बांध के जंगल हमारे खत्म हो गए। आप देखिए ना, पूरे हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, जो ग्लेशियरों से निकलती हैं, चाहे भागीरथी है, चाहे अलकनंदा है, चाहे पिंडर है, गोरी कोर, सब ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां, ये ऊपर से आती हैं, बहती हैं और हमारे उत्तराखंड से होकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं। नीचे उत्तर प्रदेश के बाद वो सारे 4-5 राज्यों को तो खूब लहलहाती हुई उनको संपन्न करती हैं। हमें क्या देती? ये नदियां हमको क्या देती हैं? ये केवल बांध, इन पे बांध बने हैं और बांध से बिजली पैदा होती है और वो बिजली भी हमको नहीं, वो पहले उत्तर प्रदेश को मिलती है और फिर हम उनसे खरीदते हैं। कितना दुर्भाग्य है ना? हम लोग आज ज़्यादा से अधिक गांव जो यहाँ पलायन किए हैं, वो गांव हैं जिनके पास पानी नहीं है। पानी का संकट आ गया है। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा संकट पानी का है। पूरे उत्तराखंड के स्रोत जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं और जितने जंगलों में जितने भी पानी के स्रोत थे वो हम गाँव में ले आए हैं। सारे स्रोत सूख गए और जंगली जानवर इसीलिए गाँव की तरफ आ रहे हैं कि उनको जंगलों में पानी नहीं। दूसरी बात, अगर आज हम जिंदा हैं जो आप कह रहे हैं, तो उन नदियों से जिंदा हैं
जो गैर हिमानी नदियां हैं, हुँ, वो हमारे लिए वरदान है। हुँ, अगर आप कहें कोसी, गगास, आपका ये खो नदी, इधर हुँ, से मालनी नदी, हुँ, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, और यहाँ से अगर आप उत्तरकाशी की तरफ कमल नदी तक चले जाएं, हुँ, ये नदियाँ ही हमारे लिए जीवन देने वाली हैं। खेतों की सिंचाई करना है, पानी हमको चाहिए, सब ये नदियाँ देती हैं। हुँ, यानी हमें अगर जिंदा रखी हैं आज तक, तो हुँ, कौन नदियाँ हैं? ये हुँ, गैर हिमानी नदियाँ हैं, जो जंगलों से निकलती हैं। हुँ, अब जंगल जब हमारे कटने लग जाएं, और बांध के जंगल पर अगर चीड़ के जंगल उग जाएंगे, और हुँ, बांध के जंगल समाप्त हो जाएंगे, मिश्रित जंगल खत्म हो जाएंगे, तो हुँ, फिर ये नदियां क्या जिंदा रहेंगी? बारिश समय से नहीं आ रही है, हुँ, अंडरग्राउंड वाटर भी जो है कई मीटर नीचे पहुंच गया है, हुँ, तो पानी कहाँ से पियेंगे हम लोग? तो हमारे लिए तो सबसे वरदान ये बांध के जंगल हैं, जो पानी देता है। एक बांध का 50 साल का जो पेड़ होता है, वो 48 घंटे में 400 गैलन पानी जमीन को देता है। हुँ, जहाँ बांध के जंगल होंगे, उसके नीचे सबसे बड़े-बड़े एक्वीफियर होते हैं, मतलब तालाब होते हैं बड़े-बड़े हुँ, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड, उनको एक्वीफियर वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, अच्छा, वो होते हैं। और उन्हीं एक्वीफियर से जो हैं, वो नदियों के स्रोत निकलते हैं, हुँ, धारों के स्रोत निकलते हैं। जो एक बाद में गाढ़ बन के गाड़ सब वहीं से हाँ, निकलते हैं। नदी से निकलते जैसे हैं। ये अल्मोड़ा और कौसानी के बीच में एक बहुत बड़ा एक्वीफियर है, जिसको धार कहा जाता हुँ, है। हुँ, हुँ, 11 नदियाँ निकलती हैं वहाँ से, अच्छा, 11 11 नदियाँ निकलती हैं। हुँ, अब वहाँ जंगल ही नहीं रहेगा ऊपर से, टाइम से बारिश ही नहीं आएगा, हुँ, तो 11 नदियाँ कहाँ जाएँगी? सब सूखने लगी हैं हुँ, नदियाँ, और जब सूखेंगे तो अकाल पड़ेगा पानी का, हुँ, तब हम गाँव छोड़ कर के आ जाएँगे नीचे। और सही बात। शहरों में भी क्या है, सारा पानी हमने ज़मीन का बाहर निकाल कर के हुँ, हमने ख़त्म कर दिया। ज़मीन के अंदर तो पानी जाने नहीं दे रहे हम, हुँ, अंडरग्राउंड पानी कहाँ से बनेगा, है ना? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। एक उदाहरण हमको याद रखना चाहिए कि केप टाउन जैसा शहर, हुँ, खूबसूरत शहर, हुँ, जहाँ के लोग वहाँ के लोग बड़ी संपन्न थे, खुशी थे हुँ, पानी के कारण। जब वहाँ पानी धीरे-धीरे खत्म हुआ और पानी समाप्त हो गया, पूरे शहर को वहाँ से पलायन करना पलायन पड़ा। करना। आज पूरा केप टाउन खाली हो गया। हुँ, हमारा भारत का नीचे बंगलौर और कई ऐसे शहर हैं जो पानी से तरसने लगे हैं, हुँ, जहाँ सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ज़मीन में अब पानी नहीं, हम निकालें तो निकालें क्या? हुँ, ये समस्या सब जगह आने वाली है। भूमिगत जल खत्म हो तो गया है। इनका हुँ, एक ही स्रोत है हुँ, कि जंगल, ये हरे-भरे पानी देने वाले जंगल, जो हुँ, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं हमको, हुँ, सबसे ज़्यादा कार्बन एब्ज़ॉर्ब करते हैं। हुँ, इन जंगलों को हमें बचाना है, इनका विकास करना है, हुँ, वैज्ञानिक ढंग से करना है। तो हमारे विज्ञान, हमारा जो इतने बड़े-बड़े संस्थाएँ हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? हुँ, इनको काम करना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं जो लेंटाना जिसने आज पूरे हमको बर्बाद कर दिया पूरे उत्तराखंड हुँ, को, लेंटाना 19वीं शताब्दी में आया था, और हुँ, सबसे पहले बंगलौर में एक फूल के रूप में लाए थे, हुँ, और धीरे-धीरे वहाँ से फैलते हुए पूरे हिमालय तक पहुँच गया। हुँ, उस लेंटाना को इतनी बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च हो रही हैं, तो वो फैल रहा था, अगर पहले ही उसमें चरण में हुँ, उसको अगर वैज्ञानिक ये पा लेते कि ये घास जो है किसी काम का नहीं है, और ये धीरे-धीरे बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो हम पहले ही चरण में अगर उसको कंट्रोल कर लेते, हुँ, तो आज ये नौबत नहीं आती है नॉट ना। तो ये हमारे वैज्ञानिकों, हमारे विज्ञान की संस्थाओं को ये सबको करना चाहिए ना, ये हुँ, उनके हाथ में है। हुँ, ये संकेत देना, ये सब कुछ करना उनके हाथ में। आज कह रही सरकार की झाड़ियों को काटो, कौन हुँ, काट लेगा इन झाड़ियों को? हुँ, अथाह समुद्र फैला हुआ है, इस समझिए। तो ये थे हमारे साथ रावत जी जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बात की और उनसे बात करके हमें यही लगा कि जो प्रकृति है और जो हमारी नदियाँ, हमारे जंगल है, उसे बचाने का ज़िम्मा सिर्फ़ हमारा ही नहीं है, जो वहाँ के स्थानीय निवासी है या जो इस राज्य के लोग हैं। क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, यहाँ से निकलने वाले जो भी जल स्रोत हैं, वो आगे जाके अन्य राज्यों को पोषित करती है, अन्य राज्य उससे जीवित रहते हैं। तो ये उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है जब वो इस राज्य में आते हैं या जब वो इस तरह के कुछ खबरों को सुनते हैं जहाँ पर वृक्षों का ज़बरदस्ती सरकारों द्वारा उनको काटा जाता है तो उन्हें भी एक आवाज़ उठानी चाहिए इन मुद्दों पर। बाकी मैं ये निर्णय आप पर छोड़ता हूँ, आप किस तरह से अपने जो जंगल है उनको अपने प्रकृति है उनको संरक्षित करने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।